नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कोगना जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू अरुण जी। थैंक यू। राजेश जी कानूनी मामलों के जानकार है। पेचीदा कानूनी मसलों को आसान भाषा में हमारे दर्शकों के सामने रखते हैं। हमने उनके साथ कई प्रोग्राम किए हैं जिनका काफी अच्छा फीडबैक भी रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही दुखद घटना हाल ही में हुई। 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद से उड़ी और उसे लंदन के में उसे यूके के गैटविक एयरपोर्ट पर जाना था, लेकिन वो उड़ते ही क्रैश हो गई। अभी तक 270 शव जो है वो मिल चुके हैं। 270 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें कि विजय मेडिकल कॉलेज जहाँ की ये प्लेन गिरा उसके भी कुछ रेजिडेंट्स हैं। कॉमन लोग भी हैं क्योंकि ये रिहायशी इलाके में प्लेन गिरा था। और इसके अलावा जो पूरा प्लेन का क्रू और यात्री थे उसमें से सिर्फ एक यात्री की जो है वो जान बची है। और बाकी के सभी क्रू मेंबर्स और जो यात्री थे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो इसको लेकर दो मुद्दे कानूनी रूप से अहम है। पहली चीज तो है कि जो कॉम्पनसेशन यानी जो मुआवजा मिला है लोगों को वो, और दूसरा जो है वो है कि ये जो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो लाइबिलिटी किसकी बैठती है, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है। एक जो प्लेन है ये बोइंग प्लेन था। ये अमेरिका की कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया। और भारत में जितने भी यात्री या दुनिया भर में जितने भी यात्री प्लेन चलते हैं वो ज्यादातर कुछ विशिष्ट विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। बोइंग है, एयरबस है, ये दो प्रमुख कंपनियां हैं। इसके अलावा यात्री अलग अलग नेशनैलिटीज के होते हैं। प्लेन उड़ एक जगह से रहा हो तो क्रू मेंबर्स भी कई बार अलग अलग नेशनैलिटीज के होते हैं, और पायलट्स भी। तो कई बार, और प्लेन एक जगह से उड़ रहा है उसके, और उसे दूसरी जो है डेस्टिनेशन पे जाना है जो कि दूसरे देश में है। और कई बार ये भी होता है कि वो किसी तीसरे देश की एयर स्पेस के अंदर क्रैश हो जाता है या उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है। तो बहुत सारा इसका जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी है। अब मान लीजिए कि जैसे विदेश के यात्री यहाँ थे, तो अगर भारत अपने हिसाब से कन्वें जो है कंपनसेशन डिसाइड कर रहा है, तो क्या जो विदेशी यात्री जो मारे गए उनके परिवारों को भी भारत अपने हिसाब से कॉम्पनसेशन देगा, या जिस देश के वो रहने वाले थे उसके हिसाब से कॉम्पनसेशन देगा, मुआवजा देगा? तो ऐसे कई सवाल है। और अभी जो एयर इंडिया जो कि टाटा के पास है, उन्होंने सभी जो मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन देने की बात की है। उसको लेकर भी चर्चा चल रही है क्योंकि खबरों के अनुसार उन्हें लगभग 4,080 करोड़ के आसपास का, ऐसे खबरों में आया है, जो है बीमा की राशि मिली है। उनका जो प्लेन का उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा था। तो बहरहाल राजेश जी, जो है वो भारत सरकार के कई मंत्रालयों और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, पेचीदा मामलों के जानकार है। पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे श्रद्धांजलि के साथ कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। परिवार के परिवार समाप्त हो गए। और हम लोगों की तरफ से जो है, द नेशनलिस्ट के परिवार की तरफ से भी जो है वो, और राजेश जी की तरफ से भी मैं कह सकता हूँ श्रद्धांजलि है उनके लिए। और आइए अब चर्चा करेंगे इस सीधा कानूनी मामले के ऊपर और राजेश जी से समझने की कोशिश करेंगे। तो राजेश जी, पहला सवाल तो मेरा ये है कि कौन कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज हैं जिनके अंतर्गत लाइबिलिटी और कॉम्पनसेशन, एविएशन में जब कोई दुर्घटना होती है, किसी वायुयान कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है जो नागरिक विमान है, तो कौन कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज हैं जो कि इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशंस का मामला इसलिए है कि जो जहाज उड़ते हैं वो तो एक देश से नहीं उड़ के एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश भी जाते हैं। तो इन जहाज़ों की मेंटेनेंस और उन जहाज़ों का मतलब ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स और एयरपोर्ट्स का जो कंट्रोल होता है, ये सारे के सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन से कवर्ड होते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि सारे स्टैंडर्ड एक जैसे रहने चाहिए। वो ऐसा नहीं हो सकता ना, एक टावर के ऊपर आप एक भाषा बोल रहे हो और आपके एक कोडिंग हो, दूसरी जगह पे दूसरी कोडिंग हो, तो बहुत कोलैप्स हो जाएगा। तो सब जगह पर एक यूनिफॉर्मिटी रहती है। उस यूनिफॉर्मिटी के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन का भी होना जरूरी है, ताकि जो भी कोई नियम हो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो और उसके मानक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध किए जाए। तो इस मामले में जब हम बात करते हैं कि जो भी क्रैश होता है, जैसे इस मामले में हुआ है,
तो उसमें जो विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम्स तो आमतौर पे मारे जाते हैं, इसके अंदर बचते नहीं है, वो इंजर्ड भी हो सकते हैं। जो मारे जाते हैं तो उनकी फैमिली जो है वो कंपनसेशन के लिए एंटाइटल होते हैं, और इसमें कोई फॉल्ट हो या ना हो तो उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कंपनसेशन दिया ही जाएगा। और इसमें हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है और हमारा राष्ट्रीय कानून भी है, दो तरह के कानून हमारे इस प्रकार से काम करते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो है हमारी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ऑफ 1999, ये जो है 1999 में ये कन्वेंशन हुई थी। और इसके अंदर एक यूनिफाइंग रूल्स, सब जगह एक समान रूल हो इंटरनेशनल कैरेजेस के बारे में, जो हवाई जहाज में चलते हैं, जो आसमान में चलते हैं। और भारतवर्ष ने, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हो तो कोई भी देश को उसको रेटिफाई करना जरूरी होता है, मानना ही होता है कि हम इस कन्वेंशन को मानते हैं। तो भारत ने इस कन्वेंशन को तकरीबन 10 साल बाद माना। 1 मई 2009 को भारत ने इसको रेटिफाई किया, और 30 जून 2009 को ये कन्वेंशन जो है वो एक्शन में आई, इनफोर्स आ गए। और इस कन्वेंशन के अंतर्गत जो है लाइबिलिटी ऑफ एयरलाइंस, जब भी कोई एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कि डेथ या इंजरी होती है पैसेंजर्स की, और जो और रिलेटेड होते हैं जैसे कि डिले ऑफ लगेज, लॉस ऑफ कार्गो, ये सारी चीजें भी कवर होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए ये कन्वेंशन दी गई। मैं नाम दोबारा बोल रहा हूँ, द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999, रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 मई 2009। अब इसका एक आर्टिकल 1 है, इसमें वो कहता है कि ये कन्वेंशन अप्लाइज टू ऑल इंटरनेशनल कैरेजेस ऑफ पर्संस, बैगेजेस, कार्गो परफॉर्म बाय एयरक्राफ्ट फॉर रिवॉर्ड। अगर कहीं पर भी एयरक्राफ्ट जो है वो कुछ पैसा लेके यात्रियों को लेके जाता है, बैगेजेस को लेके जाता है या कार्गो को लेके जाता है, तो ये कन्वेंशन उसके ऊपर लागू होगी। और इसका आर्टिकल वन वन 1.2 है, जो कहता है कि डिफाइन करता है कि इंटरनेशनल कैरेजेस क्या होगा। तो इंटरनेशनल कैरेज का मतलब बोलता है कि जो प्लेस ऑफ डिपार्चर और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ये दो जगहों पे जो है इसको हम इंटरनेशनल कैरेज बोलेंगे, जब एक एक देश से डिपार्चर होता है ना, और एक देश में जाकर जो है वो डेस्टिनेशन होता है, तो उसको इंटरनेशनल कैरेज बोलेंगे। और इसमें जो कन्वेंशन है वो जो लाइबिलिटीज होती हैं कैरियर्स की, उसके बारे में बात करता है। इसका आर्टिकल जो 17 है वो कहता है कि जो कैरियर है वो लाइबल है डैमेजेस देने के लिए, अगर कोई मौत हो जाती है या बॉडीली इंजरी हो जाती है पैसेंजर्स की, और या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर, और या फिर जहाज के ऊपर उठते हुए या नीचे उतरते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो तीन तरह, सभी तरह की चीजें कवर होती है, मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर, उड़ते वक्त, उतरते वक्त, और यात्रा के बीच में कोई भी एक्सीडेंट होता है। इस मामले के अंदर ये जो है ये लॉस हैपेंड ऑन बोर्ड, बिल्कुल वो लोग थे और फ्लाइट में थे, क्योंकि फ्लाइट वो चालू हो चुकी थी। तो इस कारण से वो लाइबल है, जो भी कैरियर है इसका, इसमें इस केस में एयर इंडिया है। तो इसमें कंपनसेशन के तौर पर इस कन्वेंशन में दो तरह का कंपनसेशन है, एक तो है नो फॉल्ट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वेयर द मिनिमम कंपनसेशन अमाउंट इज टू बी पेड डिस्पाइट एनी डिफेंस। हो सकता है, इस मामले में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कैरियर कह दे कि नहीं जी, हमारे एक पैसेंजर ने दरवाजा खोल दिया, इस कारण से एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा कसूर नहीं है, डिफेंस जो है। वो जो एक बेसिक लाइबिलिटी होती है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, मतलब किसी की कोई कमी पेशी कुछ भी हो, आपको मिनिमम कंपनसेशन तो देना है। उसके बाद होता है अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जहां पे डिफेंस का सहारा ले सकती है एयरलाइंस। पहले वाले मामले में कोई डिफेंस का सहारा नहीं है, आपको मिनिमम कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, मौत या हो गई या कुछ भी हो गया। दूसरी बारे में डिफेंस का सहारा मिल जाता है, जिसके अंदर अमाउंट एक दूसरे प्रकार का होता है। अब इसमें जो हम बात करते हैं, तो कन्वेंशन के अंदर शुरू में जो जब ये कन्वेंशन बनी थी 1999 में, तो उन्होंने 1 लाख स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर बोलते हैं इसको शॉर्ट में, तो बोला था कि 1 लाख एसडीआर देंगे। उसके बाद ये इंक्रीज किया गया था, 1,28,000 एसडीआर, उसके बाद 1,51,000 एसडीआर अक्टूबर 24 में, और अभी 17 जून को जो एसडीआर है, अभी, हाँ मतलब 1,28,000, तो एसडीआर की वैल्यू होगी, वो इस वक्त जो एसडीआर की वैल्यू है वो है 1,21,000, एक, एक 121 रुपए 93 पैसे, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना। तो एसडीआर की वैल्यू होती है 121 रुपए 93 पैसे, इस वक्त इसकी वैल्यू है। और आज की डेट में बोला जाएगा तो देना पड़ेगा 1,51,880 एसडीआर। तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो ये अमाउंट जो बैठता है
कंपनसेशन का मिनिमम वो होगा 1,85,18,728 रुपए, ये फर्स्ट ईयर में जहाँ पे नो फॉल्ट लाइबिलिटी होगी। और लेकिन अभी हमने देखा होगा, सब अखबारों में पढ़ रहे हैं कि टाटा ने बोला है कि मैं 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देने को तैयार हूँ। अब वो 1 करोड़ का कंपनसेशन देने के बाद है वो फटाफट, क्योंकि वो दे भी रहे हैं, तो लेकिन उनका इसके हिसाब से तो 85 लाख रुपया और देना बनता है। उम्मीद है कि जो एयर इंडिया है या टाटा वाले हैं वो ये अमाउंट को भी दे देंगे। अब इसके साथ थोड़ी जैसे होता है कि कुछ विडंबनाएं होती हैं, तो भारत के साथ भी एक विडंबना है कि ऐसे ही एक हिंदुस्तान का एक्ट है, द कैरेज बाई एयर एक्ट 1972। ये 1972 में कानून बना था, और इसको फिर 2009 में जब हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन की तो 2009 में इसके अंदर अमेंडमेंट भी की गई। और इस कानून को, कि हर कानून जब हम इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन करते हैं तो अपने कानून को उसके हिसाब से उस स्तर पे लेके आते हैं। जैसे कि हम देखते होंगे एनवायरनमेंट की सारी जो चीजें हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में, ये जैसे हम हेरासमेंट एट वर्क प्लेस है, ये सारी इंटरनेशनल कन्वेंशन थी, डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में हो गया। तो ये कन्वेंशन के हिसाब से फिर हम अपने कानूनों को भी सिद्ध करते हैं। तो हमारा ये कानून जब आया तो 2009 में जब हमने रेटिफाई किया इस इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को, तो हमने उसके हिसाब से इसको भी तय किया। और इसके अंदर जो कंपनसेशन का अमाउंट था वो हमने तय किया, 1,25,000 फ्रैंक्स, रूल 22 में शेड्यूल 1 के अंदर दिया गया। तो ये इसमें देखा जाए तो ये तकरीबन 1,32,68,750 बनता है। तो दो कन्वेंशन कन्वेंशन तो एक ही हुई, इंटरनेशनल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, और उसके हिसाब से कंपनसेशन 1,85,000, 18,000, 1,85,18,728। और जो हमारा भारतीय कानून है जो उसके हिसाब से ही बनाया गया है, क्योंकि वहां पे कंपनसेशन बढ़ता चला गया। और हमारे यहाँ पे वो जो कंपनसेशन का वो था, 1,25,000 फ्रैंक्स बना, जो कि 1,32,38,750 बनता है। मतलब 51 लाख रुपया कम है कंपनसेशन, अगर हम भारतीय कानून के हिसाब से चलें। और एक जैसा करोड़ से तो ज्यादा ही है फिर भी। 1,32,00,000 के जी। करीब है, 1,32,00,000 से ज्यादा है, 1,32,50,00,000 के करीब है। तो ये डिफरेंस तकरीबन हो गया हमारा 32 लाख और 85 लाख, 51 लाख का डिफरेंस पड़ता है इसके ऊपर। और चूंकि यहाँ पर पहली बार तो हुआ नहीं है कि एयर एक्सीडेंट हो, इससे पहले भी लोग होते रहे और एक्सीडेंट्स होते रहे। तो जिसमें एक मुकदमा हुआ था, इसका नाम था एस अब्दुल अब्दुल सलाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर ये आदमी जो है एयर इंडिया के प्लेन में मारा गया, तब वो एयर इंडिया कॉर्पोरेशन होती थी। और इसमें कंपनी ने जो है 35 लाख रुपए का वन टाइम सेटलमेंट दिया उसको, कि आप पैसे ले लो हमसे, हम आपको 35 लाख देने को तैयार हैं। मतलब उनके परिवार को जो है। परिवार को 35 लाख देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट, जिसमें कि उसके जो परिवार के लोग थे वो थोड़े जागरूक थे, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो केरला हाई कोर्ट में चले गए। और उन्होंने बोला कि इनको कहा जाए कि ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के हिसाब से हमारे को कंपनसेशन दे। तो करियर कंपनी ने बोला कि कंपनसेशन जो 1 लाख एसडीआर का है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें तब वो 1 लाख था, अभी मैंने बताया ना, अभी वो बढ़ता चला गया तो फिर बीच में। तो उन्होंने बोला इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख एसडीआर का मतलब होगा कि पूरा अमाउंट हमको देना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि जो मरा है उसकी उसकी उम्र कितनी थी, उसकी आमदनी कितनी थी, उसकी लाइबिलिटी कितनी थी। क्योंकि हम जो कानून बनाते हैं यहाँ, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, या हमारा जो एक्सीडेंट्स में लोग मर जाते हैं, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एक्ट, तो उसके अंदर भी मल्टीप्लायर्स होते हैं। मल्टीप्लायर्स में मतलब होता है कि एक बच्चा है जो 10 साल का है, तो वो मरा, तो उसकी तो अभी वो पैदा ही हुआ था, तो उसके तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, कुछ उस पर खर्चे नहीं हुए। दूसरा आदमी है जिसकी उम्र है 35 साल, 35 साल में उसने एमबीबीएस किया, फिर उसने एमडी किया, एमडी करने के बाद उसने एक हॉस्पिटल खोला, उसकी आमदनी तकरीबन 2 करोड़ रुपए साल की है। और उसके पास बच्चे भी हैं, पत्नी भी है और माता पिता भी हैं, तो उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है। तो उसमें सिद्ध होता है कि भाई हर एक को एक तरह से नहीं ले सकते। तो ये प्ली लिया भी एयर इंडिया ने उस वक्त एस अब्दुल कलाम के बाद में, पर कोर्ट ने बोला नहीं। उन्होंने बोला कि ये नो लाइबिलिटी, जैसे हमने बोला नो फॉल्ट लाइबिलिटी, इतना तो मिनिमम कंपनसेशन आपको देना ही पड़ेगा। तो मतलब 1 लाख, जो 35,000 रुपये मोटा मोटा सा बन रहा है, 1 लाख बोला, वो तो कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। और बाकी जो फैक्टर्स हैं, वो जो नेक्स्ट लेवल मैंने बोला था ना 2 टीयर वाले के अंदर, कि भाई पहले इतना देना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड टीयर में जाएंगे, जैसा कि अभी मैं आपको बता ही रहा था कि फर्स्ट ईयर था और सेकंड ईयर में अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब 1 लाख, 1,80,00,000 तो देना ही देना है,
पर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसकी इनकम बहुत ज्यादा थी वो मरा, तो अधिक कंपनसेशन देना होगा, फिर उनको सिद्ध करना पड़ेगा अपना नुकसान और कोर्ट के अंदर जाके करना पड़ेगा। तो ये अब्दुल कलाम वाले में हुआ। इन्होंने अब्दुल अजीज, अब्दुल, हाँ, अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उन्होंने वहां पे भी प्ली दिया कैरिज एक्ट के अंदर कि उसके अंदर जो कंपनसेशन है वो लिमिटेड है। तो कोर्ट ने उसकी बात को नहीं माना और उन्होंने बोला कि आप मॉन्ट्रियल के हिसाब से 1 लाख एसडीआर दें और उसके बाद का वो करेगा। इसी तरह से एक और भी मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें कोजे कोडा केरला में ही है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली दोनों केसेस केरला से ही हैं, क्योंकि केरला से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी काफी जाते हैं, जहां पर भी एनहांसमेंट ऑफ पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें कैरिज एक्ट के हिसाब से दिया गया 1 लाख फ्रैंक्स का, लेकिन उन्होंने बोला मैं मॉन्ट्रियल के हिसाब से दिया था। तो वो मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है और जल्दी ही उसका फैसला आ जाएगा। और माना माना जा सकता है, जैसे भारतीय संदर्भ है, कि सुप्रीम कोर्ट भी लिबरल रहेगी और कोशिश करेगी कि अलग से अलग ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन दिया जाए। और अगर भारतीय कानून उसके पीछे बाधित कर रहे हैं कम कंट्रीब्यूटर, तो एक उसमें एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो कैसे दोनों को एक साथ सिद्ध करके दिया जाएगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मोटा मोटा कितना कंपनसेशन क्यों और कैसे दिया जाता है ये हम इसमें बता पाए। राजेश जी, मैं एक बड़ा बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए जैसे हमारा कार्यक्रम देखने के बाद किसी को किसी जो मृतक है उनके परिवार को ये लगता है कि भाई 1 करोड़ 85 लाख का कंपनसेशन मिलना चाहिए था, हमें 1 करोड़ का कंपनसेशन दे रहे हैं, तो हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। बिल्कुल। तो अदालत का दरवाजा कैसे खटखटाए? क्या कोई खास एपेलेट या ट्रिब्यूनल्स हैं इसके लिए? क्या लोकल कोर्ट में जाना होगा? ज्यूरिसडिक्शन का कोई इशू इसके अंदर जो है वो आएगा? क्योंकि जनरली जो जब हम टिकट्स वगैरह भी इवन खरीद रहे होते हैं तो शायद एक एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में ही जा रहे होते हैं एक तरीके से, या एक सर्विसेज वाला कॉन्ट्रैक्ट है। हम उस समय तो ध्यान नहीं देते, बट उसमें कुछ एक ये बातें होती हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो फला जगह होगी। तो अब जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए अहमदाबाद का ही है, हम्म। तो क्या वो अहमदाबाद में लोकल कोर्ट के अंदर जाए, हाई कोर्ट के अंदर जाए, या सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए? तो थोड़ा सा आप अगर इस बारे में रोशनी डाल सकें तो मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए जो है वो ये उपयोगी जानकारी होगी। पहले हम जुरिस्डिक्शन से चलते हैं, फिर हम फॉरम की तरफ आएंगे। तो इसका जो आर्टिकल 33 है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का, उसका चैप्टर 3 है, उसका शेड्यूल 1 है। और उसका, हाँ, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का आर्टिकल 13 और चैप्टर 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कैरिज ऑफ एयर एक्ट जो हिंदुस्तान का है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ कंपनसेशन के अमाउंट में ही दिक्कत है। तो केस कहाँ कहाँ हो सकता है? केस हो सकता है जहाँ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन और डिपार्चर, जैसे हिंदुस्तान में था तो हिंदुस्तान कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन यूके हो गया, और कंपनी ऑफ डिपार्चर इंडिया हो गया। तो दोनों जगह पे मुकदमा हो सकता है। जैसे कि एक सर्वाइवर बचा है तो वो तो यूके का सिटीजन है, तो वो क्यों आएगा हिंदुस्तान करने के लिए? तो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मतलब यूके था, तो वहां पे भी वो उसको फाइल कर सकता है उसमें करने के लिए। हालांकि उसकी मृत्यु नहीं हुई है, पर उसके परिवार के लोग भी थे उसके अंदर। और उसके बाद एयरलाइंस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये शायद बोइंग है, एयरलाइंस हमारा, जी जी, ये बोइंग बोइंग 787। तो इसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है, और जो डिजीज प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इफ एयरलाइंस ऑपरेट इन दैट जुरिस्डिक्शन। जैसे कि डिजीज मान लो हिंदुस्तान का था, तो अगर वो जो बोइंग है वो यहाँ पर, या एयरलाइंस जो है एयर इंडिया वो यहाँ से ऑपरेट करती है तो दिल्ली में। और अगर एयरलाइंस मान लो जी कनाडा का रहने वाला था डिजीज, और कनाडा में भी एयर इंडिया ऑपरेट करती है, तो एयर इंडिया वहां पे भी कर सकता है ना। तो ये सारा का सारा जो मृतक है या जो इंजर्ड है उनकी बहुत फेवर में है, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा लेवरेज दिया गया है कि वो कहीं भी इसका कंपनसेशन क्लेम करने के लिए मुकदमा फाइल कर सकता है। और ये मोटा मोटा तो सब किस कुछ। तरह के कोर्ट पे बेसिकली, क्या मतलब हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए सीधा? हाँ जी, बिल्कुल, जो आप ये बात कह रहे हैं, इसके अंदर जैसे जो पहले मुकदमा हुआ था ना, क्योंकि उस वक्त एयर इंडिया एक भारतीय वो है, भारतीय जी, ये भारतीय भारत की संस्थान, भारतीय सरकारी भारत की कंपनी थी, स्टेट स्टेट सार्वजनिक स्टेट, निगम हाँ, की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। तो उस हिसाब से वो स्टेट बोलते हैं कि भारत सरकार ही थी, वो जी। भारत सरकार का उपक्रम था। तो चूंकि भारत सरकार का उपक्रम होता है या भारत सरकार के उपक्रम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके अंदर वो लोग कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट के अंदर, और उन्होंने बोला था कि मैंडेट दिया जाए कि भाई इनको बोला जाए
एयर इंडिया को बोला जाए कि वो मॉन्ट्रियल के हिसाब से इसको कंपनसेशन दे, तो उस वक्त वो लोग हाई कोर्ट में गए और वो मुकदमा चला और चलता गया। और वैसे कंपनसेशन करने के लिए हाई कोर्ट में कोई कारण नहीं है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, पर डैमेजेस के लिए एक सिविल सूट भी फाइल हो सकता है ना, तो कोई भी कहीं भी कर सकता है ना, उस तरह से वो उस उपक्रम को चलाया जा सकता राजेश जी, ये थोड़ा सा बात इंश्योरेंस की कर लेते हैं अब कि अब ये जो वायुयान था, और इसकी लगभग जैसे मैंने बताया कि खबरों में आ रहा है कि 4,080 करोड़ के आसपास का कॉम्पनसेशन मिला है टाटास को इसके लिए। तो ये भारत में जो है वो कौन से कानून है, और क्या इसको लेके भी कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटीज प्ले में आते हैं? तो क्योंकि ये बड़े अमाउंट होते हैं इनके, है। और तो ये मैं जानना चाह रहा था आपसे कि भारत ये जो इंश्योरेंस का पार्ट है, तो उसमें क्या यात्रियों की जो कोई मतलब इंश्योरेंस नहीं होती उस तरीके से? क्या सिर्फ प्लेन की ही इंश्योरेंस हो रही है, ये जो ये चीजें हो कॉम्पनसेशन गई ना, मिलते हैं? इंश्योरेंस यात्रियों का इंश्योरेंस है या नहीं है, यात्रियों को कंपनसेशन देने की लायबिलिटी एयरलाइंस की है। तो हो सकता है कि वो लोग इंश्योरेंस करवाते हो सब यात्रियों का, जबकि अपने प्लेन का भी इंश्योरेंस करते हैं, जैसे हम अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस करते हैं, तो हम गाड़ी का भी करते हैं, थर्ड पैसेंजर्स का, पार्टी इंश्योरेंस इसको थर्ड पार्टी भी करते हैं, पैसेंजर्स का भी करते हैं, ड्राइवर का भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब वो ये लोग अपना जहाज का इंश्योरेंस कराते होंगे तो सब, और हम भी जब करते हैं टिकट बुक करते हैं तो उस वक्त भी वो पूछते हैं कि आपको कोई इसका इंश्योरेंस चाहिए, और यू वांट टू फ्लाई विदाउट सिक्योरिटी। तो फ्लाई विदाउट सिक्योरिटी का ये मतलब नहीं है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कंपनसेशन तो इंटरनेशनल कन्वेंशन से ग्रांटेड है, गारंटेड है कि भाई हाँ देना ही देना पड़ेगा। और उसका अमाउंट भी मैंने आपको मोटा मोटा सा बता दिया कि मिनिमम इतना, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, वो आदमी उसके लिए, पर उसको संघर्ष करना पड़ेगा। मिनिमम अमाउंट के लिए तो अंडर ऑब्लिगेशन है एयरलाइंस की वो उसको दे जरूर दे। राजेश जी, मेरा एक अंतिम प्रश्न ये है कि आप अ, जो भारत के अंदर एविएशन सेक्टर में कॉम्पनसेशन को लेकर खासकर जो रूल्स हैं, उसको आप क्या किस नजरिए से देखते हैं बतौर लीगल एक्सपर्ट? की क्या उसमें कुछ और ज्यादा क्लैरिटी की गुंजाइश है, कुछ और ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि इसकी जो एक्सरसाइज करना जो है इन राइट्स की, जो एविएशन कानूनों के माध्यम से हमें मिलते हैं, क्योंकि आप भी फ्लाई करते हैं, आप भी अक्सर वायु यान से, विमानों से यात्रा करते हैं, हम भी करते हैं। आजकल विमान से यात्रा करना एक सामान्य बात हो गई है, एक हाँ बिल्कुल सामान्य सर। परिवार भी करता है जो है। हाँ उसका आपके आर्थिक स्टेटस से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि कई जगह तो सस्ती ही पड़ती है। जो बिल्कुल सर, विमान की ट्रेन से टिकट है वो सस्ती, ट्रेन ट्रेन की से टिकट सस्ती से भी पड़ती है। सस्ती पड़ती है, और समय भी बिल्कुल सर। बचता है। हाँ। मैं ये देखता हूँ अक्सर फ्लाइट्स लेट होती हैं, फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं। रूल्स बने हुए हैं कि अगर फ्लाइट्स लेट होंगी, फ्लाइट कैंसिल होंगी, तो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। पर हम्म। मैं देखता हूं कि मिलता नहीं है। दो कारण हो सकते हैं। आगे जब हम अप्रोच भी करते हैं तो एक तो अवेयरनेस नहीं है, पहली चीज। अवेयरनेस नहीं है ज्यादा सर। हाँ, हाँ। दूसरी चीज ये है कि कैसे अप्रोच करें, किसको अप्रोच करें, कौन सी अथॉरिटी है भारत में? अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है और आप अपना एविएशन से रिलेटेड कोई भी राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो हम कौन से कानून का इस्तेमाल करें, कौन सी अथॉरिटी बेसिकली जो है, तो कैसे करें, मतलब हाउ शुड वी एक्सरसाइज आवर राइट्स? और हमें कौन सा कानून पढ़ना चाहिए ब्रॉडली, मोटा मोटा समझने के लिए कि भाई हमारे क्या अधिकार है, कैसे हम अपने आप को अवेयर करें? एक और अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए? अथॉरिटीज भी सोई हुई हैं बिल्कुल। जी भारत मतलब में। ऐसे लगता है दे आर हैविली लोडेड टूवर्ड्स जो है दी एयरलाइन कंपनीज। मतलब और आप टिकटों के, मतलब बात यहाँ हो रही है, लेकिन आप टिकटों के दाम देखिए। जब कुंभ चल रहा था तो 85, 80, 80, 85, 85 हजार रुपए की दिल्ली से लेकर और प्रयागराज की जो है वो मतलब टिकट हो रही है। मतलब इट इज यू नो इट्स लाइक बेसिकली एक मोनोपोली की तरह, बेसिकली सेक्टर में एक कार्टलाइजेशन की तरह लोग काम कर रहे हो। जैसे आपने बहुत अच्छा अभी कहा कि 1 करोड़ रुपए आपने दे दिए, बनते उनके 1,85 लाख रुपए हैं। तो कोई सरकार की तरफ से कोई इंटरवेंशन होना चाहिए इसके ऊपर जो है, या अथॉरिटीज की तरफ से, क्योंकि लोग टेक्निकल चीजें कितना अवेयर होंगे इस चीज के बारे में जो है। तो और एविएशन सेक्टर की जो कंपनीज है, दे आर बिग प्लेयर्स, दे हैव गॉट लोड्स ऑफ मनी, बिग लॉयर्स जो है।
सो ये मतलब कंज्यूमर का तो बेसिकली जो है वो कंज्यूमर ही निकला हुआ है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और एक हिंदुस्तान में संस्था है जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो सिविल एविएशन के हर हिस्से को तय करती है। मतलब लाइसेंस देना है, पायलट्स की ट्रेनिंग है, स्टाफ की ट्रेनिंग है, एयरपोर्ट्स की मेंटेनेंस है, एयरपोर्ट्स के नियम है, उस इंटरनेशनल मानकों का पूरा पालन हो रहा है, तो सारी ये संस्था इसके बारे में करती है। ये सारे के सारे नियम बनाती है। और हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे नियम हैं कि अगर फ्लाइट लेट होती है या कैंसिल होती है तो कुछ उनके रुकने की या भोजन की व्यवस्था करी जाती है। ये आमतौर पे देखा जाता है। पर हिंदुस्तान में मतलब भारतीय संदर्भ में तो मैंने बहुत कम देखा है कि अगर हमारी फ्लाइट लेट हो रही है तो कुछ बहुत ही, अगर 4-5 घंटे लेट हुई तो वो बोलेंगे कि ठीक है आप ये छोले भटूरे 125 रुपए के वहां से खा लो। हमारे टाइम का कंपनसेशन यहाँ पे माना नहीं जाता कि ये करेंगे। कुछ कारण ऐसे भी हो जाते हैं जैसे कि मौसम खराब हो गया और तो फ्लाइट्स नहीं हो रही, तो उन कारणों में हो जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि विदेशों में अगर फ्लाइट आपकी इतने घंटे से ज्यादा लेट हो गई तो पूरा का पूरा जो पैसा है वो आपको रिफंड करते हैं। तो कई देशों में है, जैसे कि फिनलैंड के अंदर मेरा व्यक्तिगत भी हुआ है, मुझे मालूम नहीं था। पर मैंने ऐसे देखा वहां घूमते हुए, फ्लाइट हमारी 8 घंटे लेट थी तो लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ डिले इन फ्लाइट बियॉन्ड 5 आवर्स यू कैन अप्रोच द एयरलाइंस फॉर कंपनसेशन। तो मैं घूमते घूमते चला गया तो उन्होंने मेरा 80,000 रुपये का पूरा पैसा वापस कर दिया। वो बोले कि रिफंड आपको मिल जाएगा। तो बाकी कुछ जगहों पे ऐसा प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पर। अभी हमारा चूंकि फ्लाइट का लेट होना, फ्लाइट में कुर्सियों का ठीक ना होना, खाना अच्छा ना होना, या तो हमारी एकदम बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, इस कारण से उतने स्तर को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। लेकिन एक कंपनसेशन का कुछ 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 प्रावधान तो है जो हमें दिखाई देता है कि वो खाने की बातें बोलते हैं। या रात की फ्लाइट होता है तो कुछ जगह पे होटल्स का बोलते हैं कि इस होटल में आप चले जाओ। लेकिन इतना व्यवस्थित नहीं है, इतना प्रचारित भी नहीं है। मेरा तो मानना है कि हर एयरलाइंस जब हम टिकट करते हैं तो वो बोलें कि जो ट्रेवलर्स राइट जो है ना, जो पैसेंजर्स राइट, कि पैसेंजर के क्या क्या राइट हैं, जैसे कि उनको पूरी फ्लाइट के बीच में खाना और पानी और टॉयलेट्स और ठीक माहौल मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेट होने पर क्या कंपनसेशन होगा, कितने लेट होने पे क्या कंपनसेशन होगा, फ्लाइट कैंसिल होने पे क्या कंपनसेशन होगा, फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो कैसे उनको दोबारा से अकोमोडेट करके भेजा जाएगा। इसके बारे में कुछ नियम, मूल नियम है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। और उनको बहुत ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत है। ये चाहिए कि वो खूब उसको हर एयरपोर्ट पे हर टिकट के साथ लिंक डालें ताकि लोगों को पता चले कि हमारा राइट क्या, फिर हम एक उपभोक्ता के तौर पर हवाई हवाई सफर कर पाएंगे। अभी हम हवाई सफर में बहुत डरे डरे से रहते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आमतौर पे देखा जाता है कि अगर खाना अच्छा नहीं होता और कोई पैसेंजर उसके बारे में आवाज उठाता है तो उसको नो फ्लाई जोन में डाल देते हैं कि आप फ्लाई नहीं कर पाओगे, या कुछ छोटी छोटी सी बातों पे होता है। तो ये एक अलग तरह की एक जिसे बोले कि डोमिनेंस एयरलाइंस वालों ने अपनी कर दी है। ये भी एक बहुत लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि अगर मेरी फ्लाइट लेट हो रही है तो मेरा इरिटेट होना स्वाभाविक है। अगर मेरे जहाज के अंदर मच्छर है, अगर मेरे जहाज के अंदर आपने मुझे बिठाया और एक एक जगह पर मुझे खुद उसका वो है कि हम कलकत्ता में हमारी फ्लाइट रुक गई कहीं जाने के लिए और 4 घंटे रुकी रही। 4 घंटे उन्होंने हमें फ्लाइट में ही रखा, उतारा ही नहीं। तो उस वक्त जो हमारी मेंटल पेन और एगनी, प्रताड़ना जो हमारे को हो रही थी, उसका भी कंपनसेशन होना चाहिए। अब जैसे जैसे ये सेक्टर अभी बढ़ रहा है और जैसे जैसे और बढ़ेगा तो जैसा और सभ्य होते जाएंगे, अब सभ्य होंगे, ज्यादा संस्कारित होंगे, तो फिर हमारे को इस स्तर तक जाएंगे कि अगर किसी को मानसिक प्रताड़ना हो रही है तो आपको उसको कंपनसेट करना चाहिए क्योंकि आप उससे लाभ ले रहे हैं। तो इस तरह का कानून जो है, वैसे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो मानसिक प्रताड़ना के लिए आप जा सकते हैं, पर कंज्यूमर कोर्ट जाएगा तो 10-15-20 साल वो धक्के खाता रहेगा कोर्ट में। तो खुद ही हो, अगर मान लो डिले हो गया तो अपने आप ही उसको 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 प्रश्न को उठाना ही ना पड़े। अगर आपको पता है कि नियम है कि 3 घंटे से अधिक आपको कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था करनी है, तो 3 घंटे से हो गया तो आपके अमाउंट में अपने आप ही 500 रुपया या 1000 रुपया आ जाना चाहिए। फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो उसमें नियम है कि मान लो कि आपको 50% ऑफ दी वो कंपनसेशन दिया जाएगा, तो आ जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही मतलब हम बहुत आगे का सोच रहे हैं, पर चूंकि हमारा देश एक बहुत पहली पंक्ति के देशों में आ गया है, आने की उसमें नहीं है, तो फिर वो ये सारा का सारा चीजें अपने आप घटनी शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है कि जल्दी हो जाएंगी। कहीं पर भी अपने आप नहीं होता, पर मुझे लगता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑटोमेटिकली हमारा कंपनसेशन, हमारा डिले, ये सब कुछ हो जाए तो ये स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, आदर्श स्थिति हो जाएगी। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से आग्रह है कि आपका कोई प्रश्न है इस संदर्भ में
तो जरूर हमें भेजें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम राजेश जी से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे उसका जवाब आपको दे। और बहुत अच्छी जानकारी राजेश जी आपने दी और अपने इस कार्यक्रम में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और अरुण जी। दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।